स्वागत है आप सभी का उपकार 99 के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, कल हमने सम्राट अशोक के अभिलेखों के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने बृहत शिलालेख और स्तंभ लेख और गुहा लेख के बारे में देखा। आज हमें कुछ पुरातात्विक स्रोत जैसे रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख पढ़ना है और इसके पश्चात हम देखेंगे कुछ साहित्यिक स्रोत जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र। इसके अलावा विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, हेमचंद की परिशिष्ट परमागढ़ अभिलेख। दोस्तों, ये शक शासक हुए हैं रुद्रदामन, शक शासक रुद्रदामन है। इनका हमें गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत से हमें एक अभिलेख प्राप्त होता है जिसको रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख कहा जाता है। और ये अभिलेख किस टाइम पीरियड का है? तो 150 ईस्वी का है, 150 एडी का। माना जाता है कि ये संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा अभिलेख है अभी तक। और इसके अतिरिक्त देखें तो इस अभिलेख में जो शैली है तो वो गद्यपद्य शैली में है, अर्थात चंपू शैली में भी लिखा गया है। और ये भी कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का भी निर्माण करवाया। और इस समय यहाँ के जो प्रशासक हुए हैं दोस्तों, तो ये पुष्यगुप्त हैं। और इसमें ये भी उल्लेख मिलता है कि सम्राट अशोक के समय सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर या प्रशासक सुशासक हुए हैं। रुद्रदामन के समय पर सौराष्ट्र प्रांत में प्रशासक सुविशाख थे। और स्कंदगुप्त जो कि गुप्त शासक हैं, इनके समय पर चक्रपालित या हमें पर्णदत्त का भी उल्लेख प्राप्त होता है। दोस्तों, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो कि हमें गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत से प्राप्त होता है और यह शक शासक रुद्रदामन का है। और इसका जो टाइम पीरियड है 150 एडी है। और इसमें हमें उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र प्रांत में जब सुदर्शन झील का निर्माण करवाया तो इस समय यहाँ के शासक पुष्यगुप्त थे। इसके अलावा हमें ये भी जानकारी प्राप्त होती है कि अशोक के समय सौराष्ट्र प्रांत के प्रशासक सुशासक और रुद्रदामन के समय पर सुविशाख थे। और गुप्त शासक हुए हैं स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त के टाइम पीरियड में दोस्तों यहाँ के प्रशासक पर्णदत्त या चक्रपाली का भी उल्लेख प्राप्त होता है। दोस्तों, ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। एक बात और याद रखिएगा, ये एकमात्र ऐसा अभिलेख है जिसमें हमें एक साथ चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक का उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त और अशोक का एक साथ उल्लेख प्राप्त होता है इसी अभिलेख में। एक साथ उल्लेख प्राप्त होता है इसी अभिलेख में, चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक का। आगे हमें देखना है साहित्यिक सोर्स। तो हम बात करते हैं कौटिल्य की अर्थशास्त्र की। तो कौटिल्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, जिनका हमें अन्य दो नाम भी प्राप्त होते हैं, कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त भी। दोस्तों, कौटिल्य को भारत का मेकियावेली भी कहा जाता है। और इसके अतिरिक्त हम देखें तो कौटिल्य के पिता का नाम चंडकर प्राप्त होता है, माता का नाम यशोमती। और हमें यह भी जानकारी प्राप्त होती है कि इनका जन्म तक्षशिला में हुआ था। तो दोस्तों, ये कौटिल्य हैं। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है। हालांकि ये अभी के अर्थशास्त्र के समान नहीं है। हमें अर्थ के संबंध में कोई विशेष ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती है। यह उस समय में तत्कालीन प्रशासन और राजनीति के संबंध में लिखी गई पुस्तक थी। तो सर्वप्रथम हमें सप्तांग सिद्धांत की अवधारणा मिलती है। सप्तांग सिद्धांत जिसमें कहा गया है कि राज्य रूपी शरीर के 7 अंग होते हैं। जैसे 7 अंग कौन कौन से दोस्तों? तो ये स्वामी या राजा ये राज्य रूपी शरीर का सिर सप्तांग सिद्धांत में हम देख रहे हैं। कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र में उल्लेख मिलता है तो स्वामी या राजा राज्य रूपी शरीर का सिर होता है, जबकि अमात्य राज्य रूपी शरीर की आंखें। अमात्य की जगह दोस्तों कहीं कहीं पर आपको मंत्री भी लिखा हुआ मिल सकता है, मंत्री या अधिकारी। और यदि हम बोले जनपद तो राज्य रूपी शरीर की जंघा।
और दुर्ग हैं। दुर्ग दुर्ग की जगह दोस्तों कहीं कहीं पर किले भी मिल सकते हैं। तो दुर्ग को राज रूपी शरीर का हाथ माना गया है। कोष कोष दोस्तों राज रूपी शरीर का क्या है? मुख। कोष या फिर दंड, कोष या फिर धन। आगे देखें तो छठवां अंग है दोस्तों दंड। तो यह राज रूपी शरीर का क्या है? मस्तिष्क। दंड की जगह दोस्तों कहीं कहीं पर सेना का भी उल्लेख प्राप्त होता है। सेना या दंड एक ही चीज है। तो राज रूपी शरीर का क्या है? मस्तिष्क है, मस्तिष्क। और मित्र राज रूपी शरीर के कान होते हैं। तो दोस्तों ये सप्तांग सिद्धांत है जिसको आचार्य कौटिल्य या चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में दिया है। आगे हम देखें तो कौटिल्य ने या चाणक्य ने 18 तीर्थ या अधिकारियों का भी उल्लेख किया है। कौटिल्य के अनुसार मौर्य साम्राज्य में 18 वरिष्ठ अधिकारी या तीर्थ भी हुआ करते थे। आगे देखें तो कौटिल्य ने गुप्तचरों के संबंध में भी वर्णन किया है। गुप्तचरों को कौटिल्य ने गूढ़ पुरुष कहा है और ये भी कहा है कि गुप्तचर के प्रमुख को या गुप्तचर विभाग के प्रमुख को महामात्य अफसर भी कहा जाता था मौर्य साम्राज्य में। और जो दोस्तों गुप्तचर हैं, दो तरह के गुप्तचरों का उल्लेख प्राप्त होता है, जैसे संस्था और संचरा। दोस्तों जो संस्था गुप्तचर हैं संस्था ये राज्य में स्थायी रूप से निवास करेंगे, और जबकि संचरा अन्य राज्यों में घूमेंगे फिरेंगे और जो भी सूचनाएं प्राप्त होंगी वो राजा तक पहुंचाएंगे। ये संचरा दोस्तों भ्रमणशील गुप्तचर हैं संचरा, जबकि संस्था स्थायी गुप्तचर हैं। तो गुप्तचरों का भी उल्लेख मिलता है हमें अर्थशास्त्र में। गुप्तचरों को कौटिल्य ने गूढ़ पुरुष कहा है और इस विभाग के प्रमुख को महामात्य अफसर। और हमें दो तरह के गुप्तचरों की व्यवस्था देखने को मिलती है, जैसे संस्था जो कि स्थायी गुप्तचर हैं और संचरा जो कि भ्रमणशील हैं, अर्थात कहीं न कहीं दूसरे राज्य में घूमेंगे फिरेंगे, ये अपने राज्य में भी हो सकते हैं और जो भी सूचनाएं होंगी वो राजा तक पहुंचाएंगे। दोस्तों आगे हमें कौटिल्य में जहाज रानी का भी उल्लेख प्राप्त होता है। कौटिल्य लिखता है कि जहाज रानी पर राज्य का एकाधिकार होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? राज्य के एकाधिकार होने की बात करता है कौटिल्य। दोस्तों कौटिल्य के अलावा स्ट्रेबो ने भी, यूनानी लेखक हैं स्ट्रेबो ने भी जहाज रानी पर राज्य के एकाधिकार होने की बात लिखी है। आगे हम देखें तो कौटिल्य लिखता है कि भारत में दास प्रथा का भी प्रचलन था, जिसमें 9 तरह के दास होते थे और जिसमें से अस्थायी दासों को अहितक कहा जाता था। दोस्तों दासों के संबंध में लिखने वाला यह पहला लेखक है कौटिल्य। तो आज देखते हैं तो भारत में कौटिल्य लिखते हैं कि अस्थायी दासों को अहितक कहा जाता था और 9 तरह के दास रहते थे भारत में। दोस्तों शूद्रों के संबंध में भी लिखने वाला यह प्रथम लेखक है जिसने शूद्रों को आर्य कह के संबोधित किया। दोस्तों क्या कहा? आर्य कहा। और ये भी कहता है कि शूद्रों को वार्ता का भी अधिकार था। दोस्तों क्या लिखता है? वार्ता का भी अधिकार था। यहाँ वार्ता का तात्पर्य है कृषि, पशुपालन और वाणिज्य व्यापार। पशुपालन और वाणिज्य व्यापार को सम्मिलित रूप से वार्ता कहा जाता है। तो कौटिल्य प्रथम लेखक है या पहला लेखक है जिसने शूद्रों के संबंध में भी कुछ लिखा। कहता है कि शूद्रों को आर्य कह के संबोधित किया, और ये भी लिखता है कि शूद्रों को वार्ता का अधिकार था, अर्थात कृषि पशुपालन और वाणिज्य व्यापार में शामिल हो सकते थे। इसके अलावा कौटिल्य ने दोस्तों भू राजस्व के संबंध में भी लिखा है। जैसे कहता है कि राज्य द्वारा 1/6 भाग भू राजस्व के रूप में वसूला जाता था। कितना? 1/6 भाग। आगे हम मेगास्थनीज के बारे पढ़ेंगे, मेगास्थनीज के बारे में भी पढ़ेंगे। तो मेगास्थनीज ने भू राजस्व की राशि 1/4 भाग का उल्लेख किया है, जबकि आचार्य कौटिल्य ने 1/6 भाग। तो याद रखेंगे तो भू राजस्व की राशि कौटिल्य ने 1/6 भाग एक बार से भी जाना जाता है और इसके लेखक कौटिल्य हैं। दोस्तों पद्य शैली में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है और ये उस समय लोक प्रशासन और राजनीति पर लिखी गई पुस्तक थी, जिसमें हमें मुख्यतः 15 अधिकरण,
180 प्रकरण और 6000 श्लोक प्राप्त होते हैं। और इसका प्रशासन 1919 में डॉक्टर श्याम शास्त्री द्वारा किया गया सर्वप्रथम। और हमें इस संबंध में अर्थशास्त्र में न तो हमें राजधानी पाटलिपुत्र का वर्णन देखने को मिलता है, ना नगर प्रशासन, ना ही सैन्य प्रशासन, और ना हमें मौर्य शासकों के संबंध में किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त होती है। तो हमें जानकारी क्या प्राप्त होती है? तो सप्तांग सिद्धांत, जिसमें कौटिल्य ने दिया है, अर्थशास्त्र में बोलता है कि राज्य रूपी शरीर के 7 अंग होते हैं, और तीर्थ या अधिकारियों का भी वर्णन करता है। लिखता है कि राज्य में 18 तरह के तीर्थ या अधिकारी हुआ करते थे। और शूद्रों का भी उल्लेख करता है, शूद्रों को आर्य कह के संबोधित करेगा। और लिखता है कि शूद्रों को वार्ता अर्थात कृषि, पशुपालन और वाणिज्य व्यापार का अधिकार प्राप्त था। अब भू राजस्व में देखिए तो 1/6 भाग का उल्लेख करता है कि राज्य द्वारा 1/6 भाग भू राजस्व वसूला जाता था। और दास प्रथा का भी उल्लेख करता है, जिसमें 9 तरह के दास थे और अस्थायी दासों को अहित कह के संबोधित किया है। इसी तरह गुप्तचरों का भी उल्लेख किया है, जिसमें लिखता है कि गुप्तचर विभाग के प्रमुख या प्रधान को महामात्य सर्प कहा जाता था। उस टाइम पे कब दोस्तों? तो मौर्य साम्राज्य में। और राज्य में 2 तरह के गुप्तचर थे, संस्था और संचरा। संस्था स्थायी गुप्तचर थे, एक जगह पर निवास करते थे, जबकि संचरा अस्थायी या भ्रमणशील गुप्तचर थे, जो अन्य राज्यों में भी घूमते फिरते रहते थे और वहां की सूचनाएं राजा तक पहुंचाते थे। तो दोस्तों आगे हमें पढ़ना है मुद्रा राक्षस, जो कि विशाख दत्त ने लिखा है। इस मुद्रा राक्षस में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्रधानमंत्री कौटिल्य की सहायता से नंदों की सत्ता को उखाड़ फेंका। और हमें ये भी प्राप्त होता है मुद्रा राक्षस से कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है धनानंद के पुत्र हैं, जबकि मुद्रा राक्षस पर ढूंढीराज ने टीका लिखी है। और इस टीके से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि चंद्रगुप्त मौर्य पुत्र नहीं बल्कि धनानंद के पौत्र हैं। आगे हमें सोमदेव की कथा सरित सागर में दोस्तों हमें ये भी उल्लेख प्राप्त होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं ये नंदवंश से संबंध रखते हैं। तो हमें मुद्रा राक्षस और कथा सरित सागर दोनों में ही चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध नंदवंश से बतलाया गया है। आगे दोस्तों क्षेमेंद्र ने लिखा है बृहत कथा मंजरी। क्या लिखा है? बृहत कथा मंजरी। ये कश्मीरी लेखक हैं और इन्होंने बृहत कथा मंजरी लिखी हुई है। इससे हमें तृतीय बौद्ध संगति की जानकारी प्राप्त होती है। तृतीय बौद्ध संगति का वर्णन करता है। तो दोस्तों तृतीय बौद्ध संगति सम्राट अशोक के जीवन काल में होती है। कहां पर होती है? तो पाटलिपुत्र राजधानी में संपन्न होती है। और शासक कौन है इस टाइम पे? तो अशोक हैं। और इस समय इस संगति के जो अध्यक्ष हुए हैं मोगलीपुत्र तिस हुए हैं। मोगलीपुत्र तिस। दोस्तों एक आगे और पढ़ेंगे, आज ही देख लेते हैं। हेमचंद्र की परिशिष्ट पर्वन। हेमचंद्र हैं दोस्तों, जैन लेखक हैं। इन्होंने लिखा एक पुस्तक परिशिष्ट पर्वन। परिशिष्ट पर्वन, इसमें हमें चंद्रगुप्त मौर्य की क्षत्रिय वर्ण से उत्पत्ति बताई गई है। किस वर्ण से? क्षत्रिय वर्ण से। इसमें हमें उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य मयूर पोषकों के सरदार की लड़की का लड़का कहा गया है। लड़की का लड़का कहा गया है। तो हमें हेमचंद की परिशिष्ट पर्वन से चंद्रगुप्त मौर्य के क्षत्रिय वर्ण से संबंध होने की जानकारी प्राप्त होती है। क्षत्रिय वर्ण से संबंधित। दोस्तों ये कुछ साहित्यिक सोर्स थे